नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंडोनेशियन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी झंडेवालान में हूँ और मेरे पीछे जो आप गगनचुंबी इमारत देख रहे हैं, यह इमारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय है। 30 वर्ष पहले आरएसएस का यह कार्यालय झंडेवालान का बहुत ही छोटा कार्यालय होता था। इस कहानी को आगे करने के पहले मैं आपको सन 1994 लेके चलता हूँ। 30 साल पहले सन 1994 में मार्च के महीने में आरएसएस के प्रमुख बने थे राजेंद्र सिंह तोमर, यानी हम लोगों के रज्जू भैया। मैं दिल्ली आया था और उस समय में संडे पत्रिका में, आनंद बाजार पत्रिका समूह का संडे पत्रिका में एक छोटा सा रिपोर्टर था। उन दिनों रज्जू भैया जब यहाँ पे आए थे, आरएसएस के प्रमुख बने थे, तो यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अगले 3 माह तक, जब तक रज्जू भैया पूरे भारतवर्ष का भ्रमण सम्मेलन नहीं कर लेते हैं, अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी कार्यालय के जो लोग हैं उनसे मिल नहीं लेते, आरएसएस की जो स्थिति है उससे अवगत नहीं हो जाते, तब तक वो किसी भी पत्रकार से नहीं मिलेंगे। यह एक स्पष्ट निर्देश था और यह निर्देश संपूर्ण रूप से जारी किए थे तत्कालीन श्री सम्मानित केसी सुदर्शन साहब। संडे पत्रिका उन दिनों आरएसएस के प्रमुख रज्जू भैया के बनने के बाद एक प्रमुख कहानी, प्रमुख पृष्ठ की कहानी निर्धारित किया था अपने अगले अंक में। मार्च और अप्रैल का जो अंक निकलना था उसमें वो निर्धारित हुआ था। लेकिन संडे पत्रिका ही नहीं, दिल्ली से उस जमाने में सन 94 में जितने भी पत्रकार थे जो आरएसएस या जो जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या किसी भी तरह से राजनीतिक दृष्टिकोण से कवर करते थे, उन तमाम लोगों को यह स्पष्ट निर्देश था कि रज्जू भैया अभी अगले 3 महीने तक नहीं मिलेंगे। हमारे संडे पत्रिका के जितने भी कर्मी थे, चाहे एनवी सुब्रमण्यम, ब्यूरो चीफ आदिति फडनीस, मीनू जैन, बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि जो संपादक वीर सांघवी साहब, ये सभी लोग चिंतित थे कि उनसे बात नहीं हो सकती है क्योंकि निर्देश था। उन दिनों जब मैं दफ्तर पहुँचा था तो पहुँचते ही सभी लोगों ने यही कहा कि शायद अब हम लोगों का काम हो जाएगा, शिवनाथ इस काम को कर लेंगे। मैं अभी तक काम क्या है यह समझ नहीं पाया था। दफ्तर में प्रवेश के से पहले उस मंजिल पे वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिसे सभी लोग एसपी साहब के नाम से जानते हैं, एसपी साहब हमारे जो गुरुजन दुर्गा बाबू इंडोनेशियन में थे, मुख्य संवाददाता, जो बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता बने, मुख्य संवाददाता बने, उनके अभिन्न मित्र थे। और उस कारण मुझे एसपी साहब से एक दूसरा संबंध था। एसपी साहब बार बार यही कहे कि शिवनाथ तुम अंदर जाओ, तुम्हारी बहुत जोरों से खोज हो रही है। मैं जब दफ्तर में प्रवेश किया तो वहाँ सभी लोग बैठे थे, सभी लोगों की निगाह हम पे पड़ी और सभी लोगों ने यह कहा कि हम लोग आगामी अंक में आरएसएस प्रमुख रज्जू भैया पे मुख्य पृष्ठ की कहानी निर्धारित कर ली है, परंतु अगले 3 महीने तक रज्जू भैया किसी से नहीं मिलेंगे, किसी भी पत्रकार से नहीं मिलेंगे, कोई इंटरव्यू नहीं है। तो स्वाभाविक है कि सभी लोग परेशान थे और मुझे कहा गया कि यह काम आप ही कर सकते हैं। मैं स्तब्ध था। मैं इस शहर में, दिल्ली ऐसे शहर में, मैं बहुत छोटा सा रिपोर्टर था, बहुत छोटा। हमसे बड़े बड़े यहाँ लोग बैठे थे, आज तो हैं ही। मैं बोला कि सभी लोगों ने जब कोशिश कर ली है तो मैं भी कोशिश करता हूँ, क्या पता अंतिम कोशिश दरवाज़ा खुल जाए। मैं तत्काल वहीं से सुदर्शन जी को फ़ोन लगाया, सम्मानित सुदर्शन जी को फ़ोन लगाया और मैं कहा कि मैं शिवनाथ झा तो बोला ही और यह भी कहा कि मैं जस्सू हूँ,
खजांची रोड पटना वाला जस्सू, शायद आप पहचान गए हों। सुदर्शन साहब की जो आवाज़ थी वो आवाज़ इतनी मधुर हो गई नाम सुनकर। फिर उन्होंने कहा कि आपके बारे में या आपके पत्रिका के बारे में बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी फ़ोन किए हैं जो रज्जो भैया साहब से समय लेना चाहते हैं। सभी को ना कह दिया गया है, लेकिन चूंकि आपने फ़ोन किया है इसलिए एक क्षण रुकिए। और वे रज्जो भैया के कमरे में चले गए। कोई 2 मिनट बाद मैं जब फ़ोन पे था तो उन्होंने कहा कि अभी 11:15 बजा है, ठीक 3 बजे आप एक संवाददाता और एक फोटोग्राफर आएंगे। रज्जो भैया की तबीयत बहुत ठीक नहीं है, इसलिए ज़्यादा पूछताछ नहीं, सीधा प्रश्न सीधा उत्तर, और आधा घंटे में सभी काम को संपन्न कर लेंगे। और ऐसा ही हुआ। हम सभी ठीक 3 बजे आरएसएस कार्यालय झंडेवालान पहुंच गए। बहुत सम्मान, बहुत आदर, बहुत अनुशासन। उस जमाने में जितनी भी बातें थी शायद मुझ जैसे छोटे से पत्रकार के लिए यह असंभव था मिलना, लेकिन मिला। केसी सुदर्शन साहब का या फिर रज्जो भैया साहब का जो सम्मान मिला, जिस तरह उन्होंने बात की है, आज 30 वर्ष बाद उसी केशव भवन झंडेवालान में जब पहुंचा हूं इस कहानी को करने के लिए, तो जो बातचीत करने का लोगों का यहाँ उपस्थित उन दिनों जो भी लोग अगर दरवाजे पे भी होते थे तो उनका जो बात करने का अंदाज़ होता था, उनके शब्दों में जो मिठास होता था, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन आज रज्जो भैया 1994 में बने, मार्च के महीने में। इससे पहले बाला साहब देवरस थे। बाला साहब देवरस एक तो बुजुर्ग हो गए थे और दूसरा वो शरीर से कमज़ोर हो गए थे, बीमार पड़ गए थे, स्वास्थ्य उनका बहुत बेहतर नहीं था उस ज़माने में। परिणाम ये होता था कि बाला साहब देवरस का पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर आरएसएस के कार्यकर्ताओं को या शाखाओं को या विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप थे जिससे कि आरएसएस मजबूत होता, वह नहीं हो रहा था। परिणाम ये हो रहा था कि जो ज़मीनी सतह पे लोगों का या जो कार्यकर्ताओं का आरएसएस के मुख्यालय से, हमारे पीछे जो मुख्यालय है, या आरएसएस संपूर्ण रूप से आरएसएस के साथ जो संपर्क होना चाहिए वो संपर्क टूट रहा था। लोग ये कह रहे थे कि जो ग्रास रूट ज़मीनी सतह पे आरएसएस कमज़ोर हो रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अलावा आम लोगों का यही मानना था कि जो ज़मीनी सतह पे लोग हैं, चाहे हरिजन हो या नीचे जाति के लोग हों, दलित हों या जितने भी लोग हैं, उन लोगों का आरएसएस के साथ संबंध विच्छेद हो रहा है। और इसका मुख्य कारण था कि बाला साहब देवरस उस जमाने में पूरे भारतवर्ष का भ्रमण नहीं कर पा रहे थे। जब रज्जो भैया से मेरी मुलाकात हुई, मैं पहला रज्जो भैया का
आरएसएस प्रमुख बनने के बाद मैं पहला संवाददाता था, पहला पत्रकार था दिल्ली का, आज से 30 साल पहले, जब रजो भैया से मैंने बात किया था। 4 पन्नों में संडे पत्रिका में कहानी प्रकाशित हुई थी। आगे इस कहानी को आप भी देखेंगे। रजो भैया का प्रमुख जो उद्देश्य उन दिनों हुआ था वो यह था कि ज़मीनी सतह से जिस तरह आरएसएस कमज़ोर हो रही है, वह कमजोरी को समाप्त करना, यानी आरएसएस को ज़मीनी सतह तक ले जाना, उसे मजबूत बनाना। और दूसरा जो था वो ये था कि यहाँ आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं, वो सभी स्वयंसेवक का आम लोगों के साथ संपर्क को और मजबूत करना, क्योंकि रजो भैया ने इस बात को माना था कि आम लोग और स्वयंसेवक, इनका जो विचार है वो विचार भिन्न भिन्न होता है। स्वयंसेवक आम लोग हो सकता है, लेकिन हर एक आम लोग स्वयंसेवक नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वयंसेवक में जो सेवा की भावना है वो आम लोगों में नहीं होती है। और रजो भैया का यही उद्देश्य था कि वो किसी भी तरह आम लोगों के साथ स्वयंसेवकों को जोड़कर उसमें जो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति जो भावना है, सेवा की भावना, उसे जागृत किया जाए। उस दिन यानी आज से 30 साल पहले रजो भैया एक और सवाल जब मैं उनसे किया हिंदुत्व के बारे में, तो रजो भैया का कहना था कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है। हिंदुत्व को किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के साथ नहीं जोड़ सकते। रजो भैया ये भी कहे कि जो हिंदुत्व शब्द है, उस ज़माने में 30 साल पहले हिंदुत्व शब्द का बहुत ज़्यादा बाजार में विपणन हो रहा था। अखबार हो, पत्रिका हो, टेलीविज़न हो, सभी पे हिंदुत्व शब्द बहुत अधिक आ रहा था। उन्होंने कहा कि कोट अनकोट में, आई थिंक हिंदुत्व इज़ नॉट एनी फॉर्म ऑफ वर्शिप बट इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। यानी उन्होंने हिंदुत्व को नेशनलिज्म के साथ, यानी हिंदुत्व को राष्ट्रीयता के साथ जोड़ दिया था। रजो भैया इस बात को माने थे कि हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए भारतवर्ष में जो विश्व हिंदू परिषद है, विश्व हिंदू परिषद के तहत जो साधु हैं, संत हैं, वो इस हिंदुत्व को बढ़ाने का बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद हिंदुत्व की पकड़ जो समाज पे होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। तीस साल पहले यानी सन 1994 में राजेंद्र सिंह यानी रजो भैया जो आरएसएस के प्रमुख थे, उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में तकरीबन 3000 से अधिक धार्मिक स्थान हैं और इन तमाम धार्मिक स्थानों को विश्व हिंदू परिषद अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इन तमाम 3000 से अधिक जो धार्मिक स्थान हैं, उन धार्मिक स्थानों के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद अपने तरीके से जो हिंदुत्व है या जो धर्म है उसे स्थापित करने के लिए या उन तमाम धार्मिक स्थानों को और महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए अपनी तरह से कोशिश कर रहा है। और उसी कोशिश के क्रम में उन्होंने कहा कि सबसे पहला जो स्थान है वो है अयोध्या का, दूसरा स्थान बनारस का, सन 1973 में बाला साहब देवरस आरएसएस के मुख्य बने, लेकिन 73 से लेके सन 94 तक जब रजो भैया बन गए आरएसएस के प्रमुख, इस बीच में यह मैं नहीं, यह उस ज़माने में जब यह कहानी की गई थी आज से 30 साल पहले,
उस ज़माने में प्रमोद महाजन जो भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही अव्वल नेता थे, शीर्षस्थ नेता थे। बहुत सारे कार्यों में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता था। प्रमोद महाजन ने भी यह बात कहा था कि बाला साहब देवरस के स्वास्थ्य के कारण जिस तरह से आरएसएस गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए रज्जो भैया का चयन हुआ। रज्जो भैया के आने के बाद में एक परिवर्तन की आशा की गई और वो आशाएं पूरी भी हुई। महाजन तो यहाँ तक कहे थे कि भारतवर्ष में गांव-गांव तक, कस्बा तक रहने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्य करता है, वो अपने आप को अनाथ पा रहे हैं। क्योंकि कभी भी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख का इन कार्यकर्ताओं के साथ गांव में या प्रदेश में या अंचल में या जिला में, पंचायत में कोई सीधा संपर्क या कोई किसी तरह का कोई संपर्क हो नहीं पा रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अथवा भारतीय जनता पार्टी के बारे में या जो नेता अभिनेता जितने भी लोग हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी या बहुत ज़्यादा विश्लेषण आज जो समाज में वातानुकूलित रूप में बैठ के विश्लेषण करने वाले विशेषज्ञ पत्रकार वो करेंगे। मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत छोटा सा पत्रकार हूँ। लेकिन आज से 30 साल पहले जब रज्जो भैया यहाँ पे आए थे आरएसएस मुख्यालय में, और मैं जब उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कुछ जो बातें कही थी, वो बात आज की तारीख में कैसे हाईजैक हुआ, इसका दृष्टांत देता हूँ। डॉक्टर के.वी. हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख अपने ज़माने में, वो एक राजनीतिक विचारधारा के व्यक्ति थे। और इसका कारण ये हुआ या इसका परिणाम ये हुआ कि वो हमेशा चाहते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो विचारधारा है, वो विचारधारा अन्य विचारधाराओं के अलावे राजनीतिक विचारधारा भी उसमें समावेश हो और वो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सबल हो। जब एम.एस. गोलवलकर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख बने, तो उनका रुझान आध्यात्म की तरह अधिक था। स्वाभाविक है कि अगर प्रमुख का रुझान, उनकी सोच आध्यात्म की तरह होगी, तो संपूर्ण रूप से आरएसएस आध्यात्म की ओर अग्रमुख हुआ। गोलवलकर साहब के बाद में जब बाला साहब देवरस आए, तो देवरस साहब एक सोशल साइंटिस्ट थे, एक सामाजिक क्षेत्र में जो सामाजिक वैज्ञानिक कहेंगे, वो एक सामाजिक वैज्ञानिक थे। स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रुझान वो कर्म के प्रति, कार्य के प्रति, सामाजिक सेवा के प्रति उन्होंने अग्रमुख किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना है 27 सितंबर 1925, यानी आज 2024, 100 साल होने जा रहा है इस आरएसएस की स्थापना का। अभी मैं जहां बैठा हुआ हूं, ये झंडेवलान मुख्य मार्ग के ठीक नीचे है। 30 साल पहले जब रज्जो भैया का इंटरव्यू करने के लिए आरएसएस कार्यालय केशव भवन पहुंचा था, और आज 30 साल बाद जब केशव भवन पहुंचा हूं, तो झंडेवलान की जो स्थिति है, वो स्थिति गलियों में, गली कूचियों में, सड़कों पे, या उस मुख्य मार्ग के नीचे जो सीढ़ी है उससे, या जो खुला मैदान है उससे, या फिर वीडियोकॉन टावर के पीछे का हिस्सा, इन तमाम हिस्सों में आज से 30 वर्ष 40 वर्ष पहले जो गरीबी की रेखाएं थी, आज भी वो रेखाएं वही हैं, या यूँ कहें कि वो रेखाएं और भी ज़मीन के अंदर चली गई है। 30 वर्ष पहले भी यहाँ पे जो गरीब हैं वो कूड़ा कचरा उठाते थे, आज भी वही उठा रहे हैं। वीडियोकॉन टावर बन गया, और हमारे पीछे उस झंडेवलान का जो मुख्य मार्ग है, उसके बगल में केशव भवन के बाद जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यालय बन रहा है, वो अब कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यालय ऐसा नहीं, एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट घराने ऐसा दिख रहा है। गगनचुंबी 6-7 इमारतें। मैं अभी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे हूँ।
दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, जब हम कॉनॉट प्लेस से मिंटो रोड के रास्ते नई दिल्ली जाते हैं तो लाल बत्ती से दाहिने तरफ, और फिर जब आईटीओ लाल बत्ती के पास पहुंचते हैं तो बाएं हाथ हम मुड़ते हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग होते हुए फिर नई दिल्ली स्टेशन पर। ये रास्ता आज से करीब 15 साल पहले यह रास्ता बहुत ही उपेक्षित था। यह रास्ता भले आईटीओ या जो दिल्ली का पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग को नई दिल्ली से जोड़ने का एक रास्ता था, और इस रास्ते के माध्यम से लोग कॉनॉट प्लेस या नई दिल्ली की ओर आते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह रास्ता या दीनदयाल उपाध्याय मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, जहाँ तक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का सवाल है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे सबसे कोने पे, आईटीओ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो कोने पे दीनदयाल उपाध्याय के नाम से पुस्तकालय है। बाड़ाखंबा से ऊपरगामी पथ जो इस रोड सड़क के ऊपर से आगे निकलती है दिल्ली गेट की तरफ। ये रास्ता नीचे में पूरा कूड़ा कचरा का एक स्थान था। यहाँ इस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी गजेड़ी, भंगेड़ी, नशेड़ी जितने लोग थे इस सड़क का इस्तेमाल करते थे, खास करके उस पार्क का। आज उस पार्क के सामने या ऊपरगामी पथ के दाहिने तरफ, जब हम मिंटो ब्रिज से आगे जाएंगे तो दाहिने तरफ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है। मैं जहाँ खड़ा हूँ यह उसका विस्तार है, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है उसका यह विस्तार है। मैं भारतीय जनता पार्टी को उस जमाने से जानता हूं जब 11 अशोका रोड में था। 11 अशोका रोड का एक द्वार, उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार गिर गई, तो मैं उस ज़माने में भारतीय जनता पार्टी तो कवर नहीं करता था, लेकिन अन्वेषण के क्षेत्र में सीबीआई, आईबी और गृह मंत्रालय इन तमाम क्षेत्रों को कवर करता था। उसी क्रम में मैं एक शोध के तहत अपने एक मित्र के साथ पहुंच गया भारतीय जनता पार्टी के 11 अशोका रोड। गोविंदाचार्य साहब मेरे बहुत अच्छे अजीज हैं। मैं इस कहानी को करने के क्रम में गोविंद जी से बात भी किया, लेकिन गोविंद जी बोले कि उनकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी बोल नहीं सकते हैं, इसलिए बोलना संभव नहीं है, फिर कभी आगे उनसे बात करेंगे। हम लोग गोविंद जी के पास बैठे हुए थे। काफ़ी देर बात करने के बाद गोविंद जी झुकने लगे, थोड़ा उन्हें नींद आ रही थी। फिर उनसे पूछा गया कि आखिर क्यों उन्हें नींद आ रही है, तो उन्होंने कहा कि रात भर जगा हुआ हूँ और एक यहाँ पे बैठक हुई है जिसमें इस बात का निर्णय लिया गया है कि हमारा जो प्रवेश द्वार है अशोका रोड का, अशोका रोड 11 अशोका रोड में जब हम प्रवेश करते हैं तो 2 गेट है। जो छोटा वाला गेट है उसके साथ अधिकांशतः लोग आते हैं। उस गेट के साथ सामने एक नीम का पेड़ है। जो वास्तु विशेषज्ञ हैं उन वास्तु विशेषज्ञों का कहना है, उसमें बहुत सारे सैकड़ों वास्तु विशेषज्ञ, पंडित और जितने भी आचार्य विद्वान थे सभी लोग उस बैठक में आए हुए थे। तो उन लोगों का हुआ कि जब हम प्रवेश करते हैं उस प्रवेश द्वार के सामने अगर एक नीम का पेड़ है तो यह हमारी उन्नति के लिए अवनति का कारण होगा। हम या हमारा पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है यह विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए हमें इस प्रवेश द्वार को, जो छोटा सा प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार को बंद करना होगा। मैं उस ज़माने में इंडियन एक्सप्रेस अखबार में था, मैंने एक कहानी किया। यह कहानी प्रथम पृष्ठ पे छपा। 11 अशोका रोड का वह गेट टूटा, बंद हुआ, फिर एक दूसरा गेट बना और फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, फिर बनी और फिर पूरा जो 5 साल का समय है वो पूरा हुआ। बाद में 11 अशोका रोड एक दूसरे कार्य के लिए हुआ और फिर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे आ गया। अगर स्वाधीनता संग्राम के बाद आप देखें तो भारत में
2-3 लोगों का विकास बहुत अधिक हुआ है। लोग में जो आम जनता है उनकी बात छोड़ दें, उनमें जो व्यवसाय करते हैं, जो कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं, उनकी भी बात अलग है। वो विकसित होंगे ही, क्योंकि उनके विकास से ही देश का विकास निर्भर करता है। क्योंकि हमारे देश में करीब 15 अथवा 20 जो कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं, यही लोग चलाते हैं। यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी, हम 2000 के ईस्वी, आज से 24 वर्ष पहले चलते हैं, तो उस ज़माने में वाजपेयी जी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, प्रमोद महाजन या इस तरह के जो नेता थे, वो कम से कम भारत के जो मतदाता थे उनके लिए बहुत ही उनका जो मुखाकृति था, उनका जो चेहरा था, वो बहुत ही पसंदीदा था। लोग उन्हें पहचानते थे, लोग उनकी बातों को, यहाँ तक कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो सुषमा स्वराज जब बोलती थी, सुषमा स्वराज की बोलने का, उनका जो बोलने का अंदाज था, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। भारतीय जनता पार्टी में उस ज़माने में वैसे या आज भी उस तरह के वक्ता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि ये तमाम जो नेता थे, वो नेता क्रमशः स्वास्थ्य के कारण एक के बाद एक चले गए। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की एक जो कमी है, नेताओं का जो एक खाई है, वो खाई बन गया, एक गैप बन गया। और उसी गैप में इमर्ज किए थे नरेंद्र मोदी साहब। इसके बारे में विस्तार से बहुत ज़्यादा जानकारी जो विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ, वो कहेंगे। मैं बहुत छोटा सा रिपोर्टर हूँ, इसलिए छोटे से रिपोर्टर की जो एक सोच है, जो बात है, सो उस गैप में नरेंद्र मोदी साहब की प्रतिभा भारत के लोगों को पसंद आ गया। और यही कारण है कि गुजरात के मुख्यमंत्री दिल्ली यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए एक उम्मीदवार के रूप में सभी लोगों के सामने आए, क्योंकि वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनका चेहरा लोगों को पसंद आया। क्योंकि उनके बाद जो भी आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी में चेहरा है, वो चेहरा किसी को शायद भाया नहीं। और यही कारण नहीं भाने के कारण ये है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी में या संसद में या राज्यसभा, लोकसभा में जितने भी लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपवाद छोड़कर कुछ 10-15 ऐसे नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनको 10-15 नेताओं को छोड़ के अगर नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है उनके पीछे से हटा लें, या जिस चेहरे को आगे रख कर वो चुनाव जीतते हुए या अपने आप को राजनेता कहते हुए संसद में पहुँचे हैं या राजनेता अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कहते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे है। अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा वहाँ से उनके सामने से हटा लें तो शायद किन्हीं की भी प्रतिभा सामने नहीं आएगी, ये सच है। और इसका दृष्टांत ये है कि 2014 से 2024 तक अगर आप उन तमाम नेताओं का, चाहे सांसद हों, चाहे मंत्री हों, संतरी हों, अधिक जो भी हो, जिस पद पे आसीन हो, वो जब भी भाषण देते हैं अपने संसदीय क्षेत्र के या अपने जो अपना उनका जो क्षेत्र है, या चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, जो भी बात बोलते हैं, मुद्दे की बात बोलते बोलते वे फिर कुछ न कुछ काल, कुछ न कुछ समय सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, उनके कार्य के बारे में, उनकी प्रतिभा के बारे में, उनकी छवि के बारे में चर्चा जरूर करते हैं।
इसका मतलब ये है कि जब तक हम उन्हें आगे नहीं लाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब तक आगे नहीं लाएंगे, हमारी यानी उस व्यक्ति विशेष, उस सांसद विशेष, उस नेता विशेष की छवि में पूर्णता नहीं है, वो सभी अधूरे हैं। आज स्थिति ये है कि जब मैं 30 वर्ष पहले रज्जो भैया साहब का इंटरव्यू किया था, पहली बार रज्जो भैया जब आरएसएस के मुख्य बने थे और मैं यानी संडे पत्रिका की तरफ से मैं उनका इंटरव्यू किया था, और आज जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों को, या दोनों के नेताओं को, दोनों वक्ताओं को, दोनों जो प्रतिभावान, प्रतिभाशील, जो उच्च पदों पे आसीन हैं, उन तमाम लोगों को देखते हैं तो लगता है कि आरएसएस के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाला नरेंद्र मोदी की छवि शायद आरएसएस से ऊंचा हो गया। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे तीसरी बार मुख्य प्रधानमंत्री बने या दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, उसके बाद एक विचारधारा में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन ये हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, जो कैडर है, भारतीय जनता पार्टी के कैडर नीचे से लेके ऊपर तक संघ परिवार को थोड़ा सा दरकिनार करने लगा। और इसका ज्वलंत उदाहरण यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब ये कहे कि हमें जिस दिन ज़रूरत थी हमने उनका, वे हमारे साथ रहे, और अब भारतीय जनता पार्टी सबल हो गई है, अपने आप हम लड़ाई लड़ सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। और इसका परिणाम ये हुआ कि ये बात 17वीं लोकसभा के काल में कहा गया, जब हम चुनाव की ओर 18वीं लोकसभा चुनाव की ओर जा रहे थे। जैसे ही ये बात भारत के मतदाताओं के कान में, या भारत के जो पत्र पत्रिकाओं उसके माध्यम से यह मतदाताओं तक, या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता वहाँ तक पहुँचा, इससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता दुखी हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को कोई पीठ थपथपाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अनुशासित करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अनुशासित हैं, खुद अपना काम करते हैं और अपना पीठ थपथपाते हैं। लेकिन जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कंधे पे चढ़कर भारतीय जनता पार्टी ऊपर आई, ऊपर आने के बाद अगर इस कालखंड में हम संपूर्ण रूप से या इन शब्दों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यह कह दें कि अब भारतीय जनता पार्टी को इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सक्षम हैं, तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता थे वो दुखी तो हुए, उसमें और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक पतली लकीर खींच गई। और पतली लकीर का खींचना 18वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने सदस्यों की खोया है, 60 सदस्यों को खोना यह मजाक बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पिछले 10 सालों में जो चुनाव हुए, 3 आम चुनाव में जो भी मतदाता वोट दिए, या फिर जितने सदस्यों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचे, या भारत के विभिन्न राज्यों में जो उनका प्रतिनिधित्व हुआ, विधानसभा में सरकार बनाए वगैरह वगैरह, ये इन तमाम बातों को कहने के लिए भारत में बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े विश्लेषक हैं। वातानुकूलित कड़ में बैठ के 10 अखबारों को पढ़ के, टेलीविज़न को देख के विश्लेषण करते हैं, सिगरेट फूंकते हैं, विश्लेषण करते हैं, टेलीविज़न पे जाते हैं, विश्लेषण करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि संघ परिवार को और कुछ नहीं चाहिए। संघ परिवार के या संघ के जो कैडर है, उस कैडर को सम्मान चाहिए। और इसका परिणाम ये हुआ कि 2014 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का मुखड़ा लेकर, या भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार सभी लोगों ने नरेंद्र मोदी को पीठ थपथपाया और पीछे से अपना संपूर्ण सहयोग देने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने जो वादा किया, उस वादे को पूरा किया। और परिणाम ये हुआ कि 2014 के आम चुनाव में 282 सीट
प्राप्त हुआ। यह 282 सीट लगभग 166 अंक अधिक था। यह सोच से बहुत ऊंचा था। भारतीय जनता पार्टी को 282 सीट मिलेंगे, 166 सदस्य और अधिक लोकसभा में बैठेंगे, यह किसी ने सोचा नहीं था। और इसका एक मुख्य कारण यही हुआ, मुखड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति से संन्यास लगभग ले चुके थे। लाल कृष्ण आडवाणी बुजुर्गता के कारण, बुजुर्ग होने के कारण राजनीति से बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। और उस कालखंड में भारतीय जनता पार्टी में जितने भी राजनेता थे या उसमें बहुत नहीं है या जो आज हैं, वो प्रधानमंत्री के बनने लायक या प्रधानमंत्री का मुखड़ा रखने लायक नहीं है। परिणाम ये हुआ कि नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, 282 सीट लेके पहली बार लोकसभा में प्रवेश किए। उन्होंने बहुत ही नाटकीय ढंग से लोकसभा में लेट कर प्रणाम किया। उन्होंने यह भी कहा कि वो पहली बार लोकसभा में आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। खैर, उन्होंने प्रधानमंत्री बने। दो 2019 में जब चुनाव हुआ तो 2019 में नरेंद्र मोदी मूलतः स्विंग किया। उस चुनाव में जो मतदाताओं का दर था वो 6.36% अधिक भारतीय जनता पार्टी के प्रति या उनके नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर लगा कि यही व्यक्ति राष्ट्र को चला सकता है। परिणाम ये हुआ कि 2019 में 303 लोकसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के झोले में आए। यह भी उम्मीद से परे था। ऐसा नहीं हो सकता था कि 282 से 303 अकेला यह राजनीतिक पार्टी राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई। लेकिन 2019 और 2024 के बीच में ऐसा क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में, चाहे वो आला अधिकारी हों जो शीर्ष पद पे बैठे हुए हैं या फिर कैडर के लोग हैं जो ज़मीनी सतह पे कार्य करते हैं अपने अपने पार्टी के लिए, संघ के लिए, इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि 2024 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी नीचे लुढ़क गए, भारतीय जनता पार्टी नीचे लुढ़क गया? मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो सड़क पे, दिल्ली की सड़कों पे या संघ परिवार के सामने जो बहुत ही नीचे गरीब कूड़ा कचरा उठाने वाला लोग है, जो मतदाता है, जो मत देता है, दिल्ली की सड़कों पे रेहड़ी पे जो बेचता है, अपना जीवन यापन करता है, ऑटो चलाता है, रिक्शा चलाता है, झुग्गियों में रहता है, इन तमाम लोगों से मिलने के बाद जो एक नतीजा आता है, ये सड़कों पे चलकर पत्रकारिता करने का जो परिणाम एक आया, वो परिणाम यह है कि इन लोगों की जो सोच हुई यह कि 2019 के चुनाव के बाद 2024 के चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं या जो मंत्री बने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री में भी, मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे यह बात बोलना चाहिए अथवा नहीं, लेकिन लोगों के मन में एक खटास जरूर हो गया। लोग यह सोचने लगे कि इन सभी लोगों में संघ परिवार के प्रति उसकी ज़रूरत नहीं है, इसके प्रति भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनमें अहंकार आ गया। उनकी जो भाषा है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संघ के हैं, या यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी में आज जितने भी सांसद हैं
उसमें प्रत्यक्ष परोक्ष हर एक रूप से सभी संघ से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी भाषा में संघ कम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिक आ गए। संघ का जो महत्व है वो पीछे चलता गया। और फिर नड्डा साहब का जो कथन हुआ कि हम अब बलवान हो गए हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, अब हमें संघ की ज़रूरत नहीं हो सकती है, यह वो क्यों बोले, किस परिस्थिति में बोले, किसने कहा इस बात को बोलने के लिए, यह सब बहुत ही राजनीतिक शोध का विषय है। ये आने वाले दिन में जो बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, इस पर किताब भी लिखेंगे, किताब आएगा, लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो भी हुआ 2024 में जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के बीच में जो एक खटास आया, जो जनता ने महसूस किया, लोगों ने महसूस किया, उस खटास के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की संख्या 240 लग गई। आज से 30 साल पहले जब रजो भैया से इंटरव्यू किया था, तो रजो भैया उस ज़माने में ये कहे थे ऑन रिकॉर्ड, आप इस कहानी में देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा था। संडे का वो कागज़ आज भी इस कहानी में अंकित है। रजो भैया कहे थे कि हमारी जो या संघ परिवार का या विश्व हिंदू परिषद का जो पहला एजेंडा या पहला जो महत्व है वो है अयोध्या के मसले को समाप्त करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या का मसला समाप्त हो गया। अयोध्या में राम मंदिर बनने की जो बात थी, वो मंदिर बनने की बात पूरी हो गई। यह काबिले तारीफ है। रजो भैया दूसरी बात कहते हैं कि उनका दूसरा मसला है बनारस में मंदिर, और बनारस की जितनी भी बातें थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत विशालकाय बनारस में मंदिर बना। अब शायद आगे सोमनाथ की बात होगी। यह उस ज़माने में 30 साल पहले भी कहा गया था कि उनका तीसरा सोमनाथ, और उसके अलावे भारतवर्ष में जितने भी करीब 2000 के आसपास मंदिर हैं या जो धार्मिक स्थान हैं, उन तमाम धार्मिक स्थानों को उचित समय पे उचित महत्व देकर बनाया जाएगा। लेकिन जब इन तमाम चीज़ों का निर्माण हुआ, इस निर्माण के बाद यह सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी खुद ले लिया, या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी बोले, यह सच है कि ये सभी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कालखंड में ही संपन्न हुआ है, ऐतिहासिक हुआ है। भारत के इतिहास में जब भी अयोध्या की बात आएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा होगी ही। भारत में जब भी बनारस के मंदिर, उस विश्वनाथ मंदिर की बात होगी, अगर वहाँ पे चर्चाएं होंगी तो चर्चाएं में नरेंद्र मोदी का नाम आएगा ही। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन खुद इस बात को कहना और लोगों के द्वारा कहलाना या लोग अपने आप कहें, इसमें बहुत ही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के लोग या जो भी नेता है, उनमें अहंकार की भावना इतनी अधिक हो गई कि वो संघ को भूल गए, और संघ को भूलने का सीधा परिणाम ये हुआ कि संघ के जो कैडर हैं, जो ज़मीनी सतह पे काम करने वाले लोग हैं, वो दुखी हुए, और उनका दुखी होना इस चुनाव में अंकों को नीचे ले जाना, यह सिर्फ दृष्टांत है।